Hello, good evening, all of you. 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 Visibility, audibility अगर ओके है तो प्लीज रिप्रेजेंट बाय थंब इंप्रेशन. ओके 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 ओके. अगर बेटा विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी प्रॉपर है तो रिप्रेजेंट बाय थंब इंप्रेशन. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. यस, स्टार्ट करते हैं. तो आज नया चैप्टर, नया जोश. ठीक है, नया चैप्टर, नया जोश. ठीक है, खतरनाक तरीके से मैंने बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी. हाँ, बायोटेक के कंपैरिजन में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कभी बायोटेक डोमिनेंट हो जाती है, कभी ये डोमिनेंट हो सकता है, बट मेडिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें हैं. हमें कैंसर पढ़ना है, ठीक है, यहां हमें पूरा प्लाज्मोडियम पढ़ना है पूरा. ठीक है, यहां हमें पूरा HIV का साइकिल पूरा पढ़ना है. ठीक है, ये तीन तो बहुत हॉट टॉपिक ही हैं. ड्रग्स पढ़ने हैं, ड्रग्स में तो आपको मजा आने वाला है, पक्की बात है. ठीक है, ड्रग्स पढ़ने हैं और साथ में यहां पूरा इम्यूनोलॉजी पढ़ना है डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर के साथ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो हमारा टारगेट है, जो गोल लेकर के चल रहे हैं बेटा, वो गोल क्या है, टारगेट क्या है. ठीक है, देखो इम्यूनिटी से हम स्टार्ट करेंगे. मैं जब भी स्टार्ट करता हूं इम्यूनिटी से करता हूं. मेरा अपना मतलब एक समझ लो एक सेटअप सेट हो गया ब्रेन में. पहले इम्यूनिटी, ठीक है, फिर इम्यूनिटी के बाद हम मतलब मेजर चीजें पकड़ते हैं, फिर लास्ट में जाकर के हम डिसऑर्डर्स लेते हैं. और ठीक है, और ड्रग्स सबसे लास्ट में. तो इम्यूनिटी से स्टार्ट करेंगे कि इम्यूनिटी है क्या, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है. मेनली हम 2 टाइप की इम्यूनिटी पढ़ने वाले हैं, इनेट और एक्वाइर्ड. तो आज का टारगेट हमारा है इनेट इम्यूनिटी, फिर हम एक्वाइर्ड पर काम करेंगे. ठीक है, तो मेन टारगेट हमारा आज क्या क्या है. नंबर 1 टारगेट हमारा आज है बेटा, एक तो इम्यूनिटी क्या है और इनेट इम्यूनिटी क्या है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेनली मतलब इनेट इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी के ही पार्ट है इनेट और एक्वाइर्ड. ठीक है, तो इनेट से स्टार्ट करते हैं और बेहतर तरीके से मैं इसके एक एक स्टेप को, आप खुद दंग रह जाओगे यार, ऐसा होता है. ठीक है, फीवर आता है तो मतलब हर चीज को मैं एकदम लिंक करते हुए आगे बढ़ूंगा, मतलब मजा आएगा, सीधी सी बात. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी है क्या. ठीक है, तो बेसिक सी लाइन है भाई, देखा होगा, अब तो खैर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, हर बच्चा जानता है कि इम्यूनिटी क्या है. क्यों? कोरोना ने हर किसी को सिखा दिया ना इम्यूनिटी क्या है. क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि भाई कोरोना आया, किसी किसी को तो बड़ा तगड़ा इफेक्ट हुआ, किसी को इफेक्ट ही नहीं हुआ. ठीक है, क्यों नहीं इफेक्ट हुआ भाई? इम्यूनिटी, इसकी इम्यूनिटी बेहतर थी. ठीक है, इतना तो छोड़ो, जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट आते थे सबने इम्यूनिटी टर्म स्टार्ट करना चालू कर दिया. भाई इसको खाओ इम्यूनिटी बूस्टर, इसको खाओ इम्यूनिटी बूस्टर. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के इम्यूनिटी बूस्टर करके ड्रग्स आ गए मार्केट के अंदर. तो इम्यूनिटी का मतलब होता है, कह सकते हो, डिफरेंट टाइप के पैथोजन से फाइट करने की आपके बॉडी की एबिलिटी. ठीक है, तभी तो कहते हैं जिसकी ये एबिलिटी वीक होती है बेटा, ठीक है, उसको डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर आसानी से हो जाते हैं, और जिसकी ये पैथोजन से फाइट करने की एबिलिटी स्ट्रांग होती है उसको ये डिसऑर्डर आसानी से होते ही नहीं है. ठीक है, तो ये कैसे डेवलप होती है, और कैंसर भी इसी पे डिपेंड है. आपने देखा होगा आज की डेट में कई लोगों को, ऐसे लोगों को कैंसर हो रहा है जो कभी तंबाकू भी नहीं खाते थे, सिगरेट भी नहीं पीते हैं. ठीक है, और बहुत सात्विक जिंदगी जीते हैं, फिर भी कैंसर हो जाता है. ठीक है, क्योंकि सात्विक जिंदगी जीना भी खाना पीने के अलावा आपको बॉडी का और केयर करना पड़ेगा. ठीक है, पर वो लोग क्या होते हैं, वो कभी एक्सरसाइज नहीं करते. ठीक है, वो बहुत कम खाते हैं. ठीक है, वो इस तरीके की जिंदगी जीते हैं जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. ठीक है भाई, ठीक है, तंबाकू नहीं खाते, ठीक है, वो स्मोकिंग नहीं करते, ठीक है, वो कुछ भी ऊट पटांग चीजें नहीं खाते, ड्रग्स और ये वो चरस गांजा अफीम, बट आपकी लाइफ स्टाइल क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इम्यूनिटी के अंदर. और आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर है, ठीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम बेस्ट होगा. और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अब माइक्रोबियल वॉर छिड़ चुका है, समझ लो मेरी बात. ठीक है, माइक्रोबियल वॉर स्टार्ट हो गया है. कोरोना इसकी समझो कि स्टार्टिंग है. तो अब इसके डिफरेंट वेरिएंट आएंगे, कभी कुछ आएगा. तो अब हमें अपने इम्यून कुछ नहीं करना है. ठीक है, आगे जाकर के ये यूज टू हो जाएंगे हम लोग. क्यों? क्योंकि हमें अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है बस. ठीक है भाई, कोरोना से तो हम भाई इम्यूनिटी हमारे अंदर आ चुकी है. वो सेकंड वेरिएंट था, उस सेकंड वेरिएंट ने सबको इन्फेक्ट कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा है. रेयरली कोई छूटा हो तो छूटा हो, नहीं तो कोई मतलब समझ रहे हो ना, कोई बचा ही नहीं है सेकंड वेरिएंट से. बट अब क्या करना है, अगर फ्यूचर में कोई नए वेरिएंट आते हैं तो उसके लिए बस हम इतना समझ चुके हैं कि इम्यूनिटी, समझ रहे ना, उसको स्ट्रॉन्ग करके रखनी है. और वो स्ट्रॉन्ग है ना, तो कोई भी वेरिएंट आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही ध्यान रखना है. तो उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना, पूरा डिटेल हम इस चैप्टर के अंदर लेके चलेंगे. हर चीज इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, कि किस तरीके से पैथोजन से
लड़ने की जो एबिलिटी है बॉडी की, उसको इम्यूनिटी उसको बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। कभी कभी देखा होगा हम कहते हैं ना ये खाओ, ये पियो, वो पियो, ठीक है, तब इम्यूनिटी बूस्ट होगी। किसी गरीब बच्चे को देखा है, ठीक है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, क्या उनको इम्यूनिटी बूस्टर खाने की जरूरत होती है? इजीली तो बीमार भी नहीं पड़ते, ठीक है। तो खाली खाने पीने पे इम्यूनिटी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया कि आप समझ रहे हो ना मेरी बात, जो आज की डेट में नए टाइम के जो लोग हो गए हैं, जो इंडोर गेम खेल रहे हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, वही कोरोना की वजह से रहते हैं, वो तो एक सही बात है, ठीक है। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, कोरोना के अलावा बात कर रहा हूं, ठीक है। जो लाइफ स्टाइल जो गंदी सी हो गई है, सीधी सी बात, ठीक है, जो फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो चुकी है, वो बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, ठीक है। जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है, कैंसर डोमिनेंट होने का कारण भी यही है, क्योंकि कैंसर को किल करने के सेल ट्रीटमेंट हमारी बॉडी में ही, आपको पता ही नहीं, कैंसर ट्रीटमेंट हमारी बॉडी में है, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या, भाई दो टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। एक तो इम्यूनिटी का पार्ट है, नेचुरल किलर सेल जो मैं पढ़ाने वाला हूं आज, और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, टी लिम्फोसाइड। ये दोनों कैंसर किलर हैं। जब तक इनका नंबर आपकी बॉडी में स्ट्रांग है, कैंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इनका नंबर कम हो गया तो कैंसर हो जाएगा। तभी तो आज की डेट में कैंसर क्यों बढ़ रहा है, लोगों को रोग क्यों बढ़ रहे हैं, डिसीज डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसके लिए स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं सच कह रहा हूं, स्ट्रेस, चाहे छोटा बच्चा हो ना, उसको भी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। आपको तो स्ट्रेस हो ही रहा है, एग्जाम का स्ट्रेस, टेस्ट का स्ट्रेस, पर ये स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, आपने 11th में पढ़ रखा होगा, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। तो स्ट्रेस बढ़ेगा, समझ रहे हो, तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा, एंटी स्ट्रेस हार्मोन है ये स्ट्रेस को कम करने वाला, वो बढ़ना चालू हो जाएगा। वो बढ़ेगा तो इम्यूनिटी घटेगी, क्योंकि वो इम्यूनिटी सप्रेसर होता है, समझ रहे हो ना। आप खूब खा रहे हो, पी रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ कर रहे हो, पर आप स्ट्रेस में हो। अब स्ट्रेस में हो तो भी मारे जाओगे, ठीक है। आप समझ रहे हो, नए नए देखा होगा, ठीक है, अभी जो नए एक्टर्स हैं, ठीक है, न्यू जो यंगर्स हैं, ठीक है, उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं बेटा, कहीं ना कहीं, ठीक है, इसमें स्ट्रेस भी रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इम्यूनिटी, मतलब हार्ट अटैक के केस तो पहले ओल्ड एज पे ही होते थे, पता ही है आपको, ठीक है, पर अब यंगर्स को हो रहे हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हो कि सारा खेल लाइफ स्टाइल का है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल पर सब बेस्ड है, तो ध्यान रखना है। कैंसर बहुत हॉट टॉपिक है, इसके अंदर कैंसर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर लो, ठीक है। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार लो, ठीक है। अच्छा खाना पीना तो है ही, पर लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी मामला, ठीक है, बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सिद्धार्थ शुक्ला जी, ठीक है। सिद्धार्थ शुक्ला जी तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि वो एक फिल्म स्टार थे। बट मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक कमांडोज भी रहे हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, जो कहीं ना कहीं मतलब अच्छी अच्छी जो फिजिकल वर्क होते हैं उन जॉब्स में हैं वो, ठीक है, उनको हार्ट अटैक देख रहा हूं मैं, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल इस समय देखने को मिल रहे हैं बेटा, जो हार्ट अटैक के हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल, ठीक है, आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है, तब जाकर के, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। तो इम्यून सिस्टम की बात चल रही थी, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इम्यूनिटी है क्या भाई, दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कंफर्म्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। समझ रहे हो ना, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। देसी भाषा में बोलोगे तो डिफरेंट टाइप के पैथोजन से फाइट करने की बॉडी की एबिलिटी, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। चलो इम्यूनिटी को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इन्नेट, एक एक्वायर्ड। अब इन्नेट एक्वायर्ड क्या है भाई, एक इम्यूनिटी तो गॉड ने हमें गिफ्ट दी है, ठीक है, जन्म होते ही, जन्म के साथ हमें मिलती है, ठीक है, बाय बर्थ हमें मिलती है, वो तो होगी इन्नेट, ठीक है। एक होती है एक्वायर्ड, जब हम एटमॉस्फेयर में आते हैं अर्थ पर, ठीक है, मदर के यूट्रस से बाहर निकलते हैं और फिर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो एटमॉस्फेयर से हमें जो एक्वायर होती है वो एक्वायर्ड है। जैसे देखा होगा भाई, मीजल्स मम्स एक बार हो जाएं तो दोबारा नहीं होते, ठीक है, सुना होगा ना आपने कि एक बार हो जाए, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एक बार प्रॉपर तरीके से हो जाए तो दोबारा नहीं होता। अभी करेंटली सुना होगा यार, कोरोना एक बार हो गया तो समझ रहे, दोबारा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है सेम वेरिएंट की। क्यों? क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडी बन जाते हैं, बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है उसके अगेंस्ट, ठीक है। यानी एक बात तो समझ में आ गया, अगर हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो भी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, या हम वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो वो भी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है, तो वो भी तो इम्यूनिटी
डेवलपिंग सिस्टम है। वैक्सीन का मतलब है आपने पैथोजन को बॉडी में इंजेक्ट किया, या तो किल फॉर्म में, या एट्यूनेटेड लाइफ फॉर्म में, या उसकी कोई सब यूनिट जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, ठीक है। तो वो तरीका भी है जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। यानी ये वो तरीके हैं जो एटमॉस्फेयर में आने के बाद हम एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो उसको हम अलग पढ़ेंगे, और हम इननेट जो गॉड गिफ्ट है उसको अलग पढ़ेंगे, ठीक है। और इम्यूनिटी पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको बाहुबली पार्ट 2 की स्टोरी से क्या कराऊंगा, उसको कोरिलेट कराऊंगा, तो शायद समझ में अच्छे से और आए, ठीक है। तो बाहुबली मूवी का सेकंड पार्ट तो देखा ही होगा सभी ने, देखो देखा ही नहीं देखा? हाँ बेटा, सेकंड पार्ट बाहुबली देखा नहीं देखा? अरे बाहुबली का सेकंड पार्ट देखा या नहीं देखा? हाँ देखा भाई, किसी ने नहीं छोड़ा। मैं मूवी नहीं देखता था, फिर भी बाहुबली का फर्स्ट पार्ट भी देख के आया और सेकंड पार्ट भी देख के आया, पर फर्स्ट पार्ट बहुत लेट देखा था, ठीक है, बहुत लेट। तब सबके मुंह से सुनता था कि यार कि बाहुबली कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अरे मैं भी शौक था यार, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जहां देखो वो लोग यही बात करते थे, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है। तो एक जिज्ञासा एक्टिवेट हुई अंदर से, यार अब तो देखेंगे इसको। तब जाकर के बहुत बाद में जाके देखी मैंने, ठीक है, बहुत बाद में, यानी तब देखी जब पिक्चर हॉल में, मैं समझ रहे हो, मैं मेरी फैमिली हम अकेले थे, मतलब बहुत कम लोग, दूर दूर कोई लोग बैठे थे, यानी तब तक वो बहुत टाइम निकल चुका था। हाँ, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, सेकंड पार्ट को देखने की, समझ रहे हो ना मेरी बात, अंदर से क्यूरियोसिटी एक्टिवेट हो गई, भाई सेकंड पार्ट नहीं छोड़ेंगे। फिर सेकंड पार्ट टाइम से देखा था, ठीक है, क्योंकि अंदर समझ में आ गया ना कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है। वो क्यूरियोसिटी आ गई थी, उसको सोल्व भी तो करनी थी। तो बस वही सारा खेल होता है कि क्यूरियोसिटी क्या है आपके अंदर, ठीक है। तो बस उसी सेकंड पार्ट में जो पूरा हम देखो, सेकंड पार्ट में देखा होगा आपने किस तरीके से एक फाइट होती है वहां पर, ठीक है, उसका बल्लाल देव और उसका जो बाहुबली, दोनों ने मिलकर के एक, ऐसा नाम तो उसका ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कि वो जो कालू था उससे फाइट की थी, ठीक है। तो उससे जो फाइट की थी, तो उन्होंने एक किले का पूरा एक प्रोटेक्शन बनाया था, ठीक है, अपने फोर्ट को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया था। तो बाहर देखे होंगे उन्होंने कि सैनिकों को किस तरीके से अरेंज किया था, ठीक है। तो उससे समझ में आएगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, या कोई भी फोर्ट हो तो उस फोर्ट के लिए उन्होंने एक प्रोटेक्टिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। तो ऐसे ही समझ लो कि हमारी बॉडी भी एक तरीके से, समझ लो ना मेरी बात, एक फोर्ट है, ठीक है, इसको डिफाइन, इसको डिफेंस की तरह या इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने 3 लाइन ऑफ डिफेंस बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बस वो किस तरीके से अरेंज है हम उनकी बात करने वाले हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है, कटप्पा सभी जानते हैं, सभी ने बाहुबली देख ली, ठीक है, ओके। कालू, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नहीं कालू तो नाम नहीं था, कालू तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उसका नाम क्या था? हाँ हाँ काल, बिल्कुल सही, क्या बच्चे ने लिखा, जो भी है ठीक है, काल के करके था, काल के, बिल्कुल सही, काल के, कालू नाम निकल गया, काल के, बिल्कुल सही, बच्चों को याद है वास्तव में। तभी तो कहता हूं आपको, भाई आपकी मेमोरी कैसे जनरेट होती है, आप पहले मूवी देखते हो, उसको फील करते हो, फिर अपने दोस्तों से डिस्कस करते हो, फिर सर भी पूछ लेते हैं भाई उसका नाम क्या था, तुरंत याद आया, काल के, ठीक है। तो यही तो पढ़ाई में करना है, पढ़ाई में डिस्कस करना है, ठीक है भाई। डिस्कस का मतलब ग्रुप नहीं बनाने, डिस्कस करते ही बच्चे कहते हैं हाँ हाँ ग्रुप बनाने चालू, भाई ग्रुप बना रहे हैं, कौन कौन आ रहा है ग्रुप में, अब ये नहीं करना है, ठीक है। तो कचड़ा हो जाएगा सारा, ग्रुप नहीं बनाने, ठीक है। डिस्कशन का मतलब होता है कि अपना भाई जो भी आपके साथ रह रहा है कोई, ठीक है, मतलब घर में, ठीक है, ब्रदर या जो भी है, या पड़ोस में कोई दोस्त है, बस डिस्कशन सफिशिएंट है, 2 लोगों से डिस्कशन, इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। फिर समझ लो क्या होता है, आपको पता है ना, 2 से ज्यादा लोग फिर डिस्कशन नहीं करते, कुछ और ही करते हैं, वो नहीं करना आपको, ठीक है। तो अब मैं डिवाइड करने वाला हूं इननेट और एक्वायर्ड को सिस्टमेटिक वे में, और लाइन ऑफ डिफेंस बनाऊंगा पूरा एकदम, किस तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है, पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इननेट, सबसे पहले इम्यूनिटी। अगर मैं इम्यूनिटी की बात करता हूं तो उसको हम डिवाइड करने वाले हैं 2 पार्ट में, ठीक है, इन्नेट, एक्वाइड। अगर मैं इन्नेट की बात करता हूं, इन्नेट, इधर एक्वाइड की बात कर लेते हैं,
एक्वाइर्ड। भाई इनेट की बात कर रहे हैं तो बर्थ से ही आपको मिली है। ये बर्थ से ही आपको मिला हुआ है। जबकि एक्वाइर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर बर्थ। भाई एक नाम ही एक्वायर, बर्थ के बाद आप इसको एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं इनेट की बात करता हूं, समझना, इनेट की बात करते हैं तो इनेट स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है? नॉन स्पेसिफिक। अगर एक्वाइर्ड की बात करते हैं, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक। अगर हम लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड करना चाहें इसको, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि जो इनेट इम्यूनिटी है इसको कितने लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड कर सकते हो? भाई 2 लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है भाई। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जबकि हम एक्वाइर्ड की अगर बात करते हैं तो उसको हम बोलेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। समझाऊंगा एक एक चीज, एक एक करके बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करता हूं, समझना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करता हूं तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल होता है या एक्सटर्नल? भाई नॉन स्पेसिफिक है, दोनों वो स्पेसिफिक हैं, पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक है पर इंटरनल। भाई ये स्पेसिफिक है बट इंटरनल। यानी मान लो, ठीक है, एक किला है, ठीक है, उस पर कोई अटैक करता है तो पहले हम क्या करते हैं? भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। किले के बाहर भी अपने जो सैनिक होते हैं, ठीक है, सोल्जर्स होते हैं, उनको एक कतार में, एक रो में, ठीक है, वहां पर पोजीशन दे देते हैं कि भाई फर्स्ट लाइन डिफेंस, जो भी आए आपको संभालना है। भाई आगे घुड़सवार आए, पैदल वाले लोग आए, तोप लेके कोई भी आए, किसी भी टाइप का, ठीक है, किसी भी टाइप का, समझ रहे हो, अटैकर आए, उसको घेर के मारना है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक, भाई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, तो आपने लाइन बना दी। इसके अलावा जो फोर्ट की दीवारें होती हैं, मजबूत वॉल होती है, वो भी यही काम करेगी। क्या करेगी? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। यहां तक कि फोर्ट के जो दरवाजे होते हैं, जहां से आप एंटर करते हो फोर्ट के अंदर, उन दरवाजों के ऊपर बड़े बड़े, ठीक है, कह सकते हो कि बर्तन होते हैं जिनमें हॉट, कह सकते हो कि खौलता हुआ ऑयल या वाटर या पत्थर, जो भी कुछ है, नहीं कह सकते हो ऑयल टाइप सब्सटेंस, वो भरे रखे रहते हैं। जब फिर भी कोई एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो उनके ऊपर गिराए जाते हैं, ठीक है। एंट्री फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, नॉन स्पेसिफिक, कोई भी हो, सबके लिए, सबके लिए कॉमन है, तो ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सबके लिए कॉमन। आप कहोगे सर बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? भाई बॉडी हमारा फोर्ट है, तो हमारी जो स्किन है, डेड स्किन, ठीक है, मैंने बोला था ना, स्किन है, हम प्रोटेक्टेड हैं। आपको पता ही नहीं स्किन की वैल्यू। स्किन डेड लेयर है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते, पर ढेर सारा माइक्रोफ्लोरा आपकी बॉडी पर ऑलवेज प्रेजेंट होता है, चाहे कितना भी डिटॉल से नहाओ, ठीक है, आपकी बॉडी पर माइक्रोफ्लोरा भरा पड़ा है, ठीक है, समझ, पर इन्फेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि डेड स्किन उसको इन्फेक्ट करने ही नहीं देगी। तभी तो बर्निंग केस में मैंने बताया था, बर्निंग केस में जब सास बहू या बहू सास को जला देती है, या कोई और बर्निंग आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, तो लोगों की डेथ हो जाती है। तो बर्निंग से कभी डेथ नहीं होती, ध्यान रखना, जलने से नहीं मरते लोग। जलने से जो आपकी प्रोटेक्टिंग लेयर है, जो फोर्ट का जो मेन वॉल थी, वो हट जाती है, जिससे आपकी बॉडी पर ढेर सारा फ्लोरा, आपके एटमॉस्फेयर में ढेर सारा फ्लोरा यानी पैथोजन हर समय रोटेट कर रहे हैं आपकी चारों तरफ, पर आपका इम्यून सिस्टम, आपकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, आपकी स्किन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। यानी जब तक स्किन है तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, और स्किन हटते ही
तुरंत सबसे पहला अटैक होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाईली पायोजेनिक होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं, उनका इन्फेक्शन होता है, पस बन जाता है स्किन के ऊपर, सेप्टिक हो जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। मेन कारण ये होता है, और ड्रग रेजिस्टेंट होता है, ड्रग भी काम नहीं करते उसके केस में। तो स्किन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये तो स्किन क्या होगी, हमारे फोर्ट की दीवार, फिर फोर्ट के दरवाजों पर आपने तेल डालना है, सब कुछ कर रहे हो, मतलब अब कहां से एंटर करोगे, आपके फोर्ट में एंट्री कहां से हो सकती है, दरवाजे क्या है भाई, नोज, यहां से पैथोजन एंटर कर सकता है लंग्स के थ्रू, या माउथ यहां से एंटर कर सकता है, ठीक है, या ठीक है रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, वहां से एंट्री भी हो सकती है, यानी कुछ ओपनिंग्स हैं जहां से बॉडी में एंट्री हो सकती है। तो आप समझ रहे हो इन सब जगह क्या होता है, म्यूकस सिक्रेशन, ठीक है। तो म्यूकस की एक एपिथेलियम लगी होती है, वो म्यूकस की एपिथेलियम भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि म्यूकस की जो एपिथेलियम होगी वो म्यूकस रिलीज करेगी, म्यूकस में लाइसोजाइम, आईजीए एंटीबॉडी और डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस जो पैथोजन को घेर घेर के मारते हैं, ठीक है। तो यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है, जहां से एंट्री होती है वहां म्यूकस की मेम्ब्रेन और रिमेनिंग बॉडी के ऊपर स्किन, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ध्यान समझ रहे ना मेरी बात, समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, जो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बैरियर बनाए भाई, पहला बैरियर और दूसरा बैरियर। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो एक्सटर्नल होता है बेटा, इसमें दो बैरियर में डिवाइड कर दिया हमने। इसमें हम पढ़ाने वाले हैं आपको फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। नंबर 1 हम पढ़ाएंगे आपको फिजिकल बैरियर, और नंबर 2 हम पढ़ाने वाले हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब बैरियर तो समझते हो ना, बैरियर मतलब रुकावट, ठीक है। तो एक तो आपने फोर्ट की दीवार और उसके गेट पर म्यूकस की एपिथेलियम, यानी बॉडी के भाई नोज, गट आपकी, या म्यूकस की एपिथेलियम, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो फिजिकल बैरियर में आ गए, ठीक है। ये किस में आ गए, फिजिकल बैरियर। तो अगर मैं फिजिकल बैरियर की बात करता हूं तो फिजिकल बैरियर में एग्जांपल लेके चल रहे हैं। फिजिकल बैरियर के अंदर, फिजिकल बैरियर में क्या क्या आएगा, फिजिकल बैरियर के अंदर आपके आ जाएंगे, यहां जगह तो नहीं है, नीचे लिख देता हूं। फिजिकल बैरियर के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, यहां आ जाएगा स्किन, यहां आ जाएगा म्यूकस, एपिथेलियम, ये दो लेयर्स हैं जो फिजिकल बैरियर में आते हैं। फिजिकल का मतलब है एनाटॉमिकल बैरियर, ठीक है। अब फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब इंटरैक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इन लेयर्स की बात करता हूं तो इन लेयर्स में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, या ये लेयर्स भी होते हैं, कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, लाइक टीयर्स, ठीक है। जैसे आईज है, आईज डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में है तो टीयर ग्लैंड टीयर्स रिलीज करते हैं, उसमें लाइसोजाइम होते हैं, तो लाइसोजाइम इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो फिजियोलॉजी में आ गया, ठीक है। जैसे म्यूकस है, ठीक है, म्यूकस में भी आप समझ रहे हो ना मेरी बात, आईजी एंटीबॉडी होते हैं। जैसे सलाइवा है, ठीक है, एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल दिए हैं, सलाइवा, टीयर्स, ठीक है, और HCl। जब माउथ से पैथोजन एंटर करेगा तो बीच में कुंड मिलेगा, देखा होगा कि किले के चारों तरफ भी एक कैनाल बनाई जाती है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा भरा जाता है जिसमें अगर सैनिक गिर जाए तो मारे जाएंगे। तो समझ रहे ना मेरी बात, ऐसे ही एंट्री करते वक्त नेचर ने क्या बनाया, आपका स्टमक बनाया जिसमें HCl भर दिया। अगर पैथोजन को अंदर जाना है इन्फेक्शन करने के लिए तो इस HCl के कुंड से, कुंड समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है, उस तालाब से होके गुजरना होगा। अगर बच गया तो इन्फेक्शन कर पाएगा, नहीं बचा तो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप इन्फेक्टिव एजेंट किस अमाउंट में, छोटा मोटा इन्फेक्शन तो आप खाते रहते हो भाई, आप पता नहीं क्या क्या खा रहे हो, ठीक है, गोलगप्पे देखा होंगे, गोलगप्पे खा रहे हो, कभी खा रहे हो, अब रियलिटी पता ही है ना आपको गोलगप्पे क्या होती है भाई, ये समझ रहे हो ना मेरी बात। ये ऐसे मैं हर जगह की नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, कहीं कहीं की ऐसे ही होता है, ठीक है, जो बहुत हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करते, बहुत गंदी तरीके से करते हैं, बस ये लिया, ये उभरा, कोई आया था बस घुमा दिया हाथ, समझ रहे हो ना मेरी बात, पता नहीं क्या क्या करके, समझ कैसे कैसे हाथ पानी में घुमा करके धो करके खिलाए जाते हैं, जिससे टेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, लोग खाते भी हैं। तो सीधी सी बात है, खाओ पर एक अच्छी जगह खाओ जहां बिल्कुल समझ रहे हो ना, बहुत प्रॉपर तरीके से हर चीज मेंटेन हो, ग्लव्स पहने हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो रेडी वाले भी अगर कि आपको कोई रेडी वाला मिलता है, ठीक है, तो उसको आप क्या समझाओगे, उसकी दुकान दो समझ डबल चलना चालू हो जाएगी। मैं तो समझा देता हूं, ठीक है, कि उससे कहो कि यार बहुत सस्ते से ग्लव्स आते हैं, ठीक है, वो ग्लव्स ले, एक कैप पहने, लाइक बिजनेस का ट्रेंड है, ठीक है, और एक साफ सुथरे तरीके से करे, और
खिलाए किसी को तो उसके लिए अलग मतलब तरीके से खिलाए, मतलब उसको समझा दो थोड़ा सा, तो उसकी मतलब उसको तुम बहुत बड़ा एहसान कर दोगे, ठीक है, तो उसकी दुकान दो गुनी चलना चालू हो जाएगी। लोग भी देखते हैं यार साफ सफाई से कर रहा है यार, यहाँ खाएंगे, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है, क्या हाइजेनिक कंडीशन भी देखने पड़ेगी भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सीधी सी बात है कि ढेर सारे पैथोजन इनडायरेक्टली आप खा रहे हो, ठीक है, पर इन्फेक्शन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी। तो भाई यहां पर क्या है, HCl, तो ये फिजियोलॉजी में है, यहां पर भी इंटरेक्शन होगा, केमिकल से इंटरेक्शन होगा, फिजियोलॉजिकल और एक्सटर्नल है, ठीक है। तो एक्सटर्नल में फिजियोलॉजिकल में क्या क्या आ जाएंगे, फिजियोलॉजिकल के अंदर मैं करा देता हूं HCl कहां पर, स्टमक में, ठीक है, इन स्टमक, इसके अलावा और क्या आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इसमें सलाइवा, और क्या आ जाएगा इसके अंदर, टीयर्स, एटसेट्रा कर दो, ठीक है। यानी ये सब एक्सटर्नल में काउंट होंगे क्योंकि सलाइवा बाहर ही है, ठीक है, तभी तो कहते हैं खाने को जो अच्छे से चबा चबा के खाएगा पैथोजन मारे जाएंगे, पहला। और क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से स्टार्च का डाइजेशन होगा, दूसरा, जितना चबाएगा उतना सलाइवा निकलेगा, जितना सलाइवा ज्यादा निकलेगा उसमें समझ रहे हो ना बाइकार्बोनेट आयन उतने ही स्टमक के अंदर ज्यादा जाएंगे, और जितने बाइकार्बोनेट आयन स्टमक में ज्यादा जाएंगे, स्टमक कभी भी उस इंसान को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो बफर का काम करते हैं, ठीक है। तो बस जो खाना निगलते हैं जल्दी निगलते हो तो आपको बाइकार्बोनेट आयन बॉडी में प्रॉपर तरीके से समझो स्टमक में एंटर नहीं कर पाएंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी फिर। तो पूरा कंसेप्ट है खाना कैसे खाना है, कब खाना है, पूरी साइंस है, यूं ही नहीं चल रहा, सबके पीछे इम्यूनिटी है। तो हमने बात की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। भाई कौन कौन से बैरियर आएंगे इसके अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, अगर हम बैरियर की बात करते हैं तो यहां पर फिजिकल बैरियर आने वाला है और फिजियोलॉजिकल बैरियर आने वाला है। फिजिकल मतलब एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल का मतलब है इंटरेक्शन, डायरेक्ट इंटरेक्शन, तो डायरेक्ट स्किन से इंटरेक्ट करेगा पैथोजन, या बॉडी में एंटर करेगा तो आपकी नोज की एपिथीलियम या गट की एपिथीलियम, समझ रहे ना मेरी बात। इन एपिथीलियम जो म्यूकस की एपिथीलियम है, और इट इज ऑल्सो एनाटॉमिकल बैरियर। अब सीक्रेशन, भाई आइस से एंटर करेगा तो यहां पर टीयर्स ग्लैंड, ठीक है, टीयर्स रिलीज करेंगे, समझ रहे हो। माउथ से एंटर करेगा सलाइवा, तो उसमें भी लाइसोजाइम, ठीक है, एटसेट्रा, आईजी एंटीबॉडी वगैरह होते हैं, तो ठीक है वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो टीयर्स हो गया, और अंदर एंटर करेगा स्टमक के अंदर तो HCl भरा हुआ है, वो भी प्रोटेक्ट करेगा। ये सब नॉन स्पेसिफिक हैं, सबके लिए कॉमन है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक सबके लिए कॉमन है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं फिजिकल फिजियोलॉजिकल, ठीक है। पर मान लो पैथोजन इन दोनों को क्रॉस कर गया, उसने किले की दीवार को भी तोड़ लिया, उसने गेट को भी तोड़ लिया, समझ रहे हो ना मेरी बात, उसने गेटों पर से जो तेल गिर रहे थे उससे भी बच गया, ठीक है, सिक्रेशन फिजियोलॉजिकल, ठीक है। और वो केनाल थी किले के चारों तरफ, उसको भी पार कर लिया, यानी HCl उसको भी पार कर लिया, तो अब कहां एंटर कर जाएगा, किले के अंदर। तो कौन सा डिफेंस चालू होगा, आप सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, भाई तुरंत एक्टिवेट क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। वो भी नॉन स्पेसिफिक है, अभी वो स्पेसिफिक नहीं है, वो भी नॉन स्पेसिफिक है पर इंटरनल होता है, तो ये भी नॉन स्पेसिफिक है पर इंटरनल, क्योंकि पैथोजन अंदर एंटर कर चुका है। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ तो मैं आगे डिस्कस करता हूं। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम क्या क्या लेने वाले हैं, अब देखो भाई इंटरनल होता है तो इसमें हम पढ़ाने वाले हैं आपको नंबर 1, ठीक है, सेलुलर बैरियर, इसमें हम पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है, साइटोकाइन बैरियर, इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बैरियर या इन्फ्लामेशन, और क्या पढ़ाने वाले हैं इसमें हम फीवर पढ़ाने वाले हैं, फीवर भी इसी में आएगा क्योंकि पैथोजन जब अंदर एंटर करता है तभी फीवर आता है, जो नॉन स्पेसिफिक सबके लिए कॉमन है। इसके अलावा हम पढ़ाने वाले हैं साइटोकाइन बैरियर,
एटसेट्रा और भी होते हैं, पर अभी मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं, खुद दो एडिशनल तो लिखी थी है मैंने, इनमें सब चीजें ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल है, सेकंड इंटरनल है, पर बोथ आर नॉन स्पेसिफिक। इसमें फिजिकल फिजियोलॉजिकल एग्जांपल पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इंटरनल है, इसमें सेलुलर बैरियर पढ़ाऊंगा डिटेल में आपको क्या क्या है, इन्फ्लामेटरी बैरियर ये भी समझाऊंगा, फीवर क्या होता है और साइटोकाइन बैरियर क्या है, इन चारों को हम पढ़ने वाले हैं। जब चार फिनिश हो जाएंगे तब हम बात करेंगे किसके ऊपर, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड को फोकस करते हैं, फिर थर्ड को फोकस करेंगे जो इंटरनल होता है पर स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब समझ गए हो, स्पेसिफिक का मतलब अगर घुड़सवार आएगा तो घुड़सवार को मारने के लिए अलग टाइप का सिस्टम है, ठीक है। अगर पैदल सैनिक आएगा तो उसको मारने के लिए अलग सिस्टम है, ठीक है। जैसा पैथोजन वैसा सेपरेट सिस्टम, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन लाइक अ वैक्सीनेशन या टी और बी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यून सिस्टम, क्योंकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो डिपेंड करता है उसके अंदर आते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट। इसमें कौन आते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। यहां हम पढ़ाने वाले हैं आपको डिटेल में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यून सिस्टम, जो मैं आगे लूंगा। आप डिटेल में देखो, फर्स्ट लाइन तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट लाइन में ये एग्जांपल दे दिए, सफिशिएंट है, एग्जांपल ध्यान रखने हैं, HCl इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आईज, ये सब फर्स्ट लाइन में आ गए। अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन, ठीक है। सेकंड लाइन को हम डिटेल में लेके चलते हैं। तो सेकंड लाइन के अंदर हम पहले लेंगे क्या, सेलुलर बैरियर, फिर इन्फ्लामेटरी, फीवर एंड साइटोकाइन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां तक कोई डाउट बेटा, ये बताओ लाइन ऑफ डिफेंस समझ में आया, क्योंकि एक क्वेश्चन तो लाइन ऑफ डिफेंस से ही आएगा। वाई HCl एक्सटर्नल, बेटा HCl बॉडी के अंदर नहीं होता, अंदर का मतलब जब तक देखो जहां तक आप पूरी आपका ट्रैक है ना वो एक्सटर्नल में काउंट होगा, ठीक है। देखो ये ट्रैक, ये देखो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी एयर जब तक जहां जा रही है रेस्पिरेटरी में एयर का डायरेक्टली इंटरेक्शन हो रहा है, पूरा ट्रैक एक्सटर्नल के अंदर, ठीक है। जब तक ब्लड से कांटेक्ट नहीं हो रहा एक्सटर्नल, ठीक है। यहां से खाना भी जा रहा है आपका, पूरा ट्रैक कब तक, जब तक कि खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, फूड एब्जॉर्ब होगा तब जाकर के इंटरनल सिस्टम, क्योंकि ये तो एक ट्रैक है भाई, दो रास्ते हैं, एक पाइप है, एक रास्ता इधर है, एक लास्ट में, यहां से एंटर करेगा वहां से निकल जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल, इंटरनल क्या, जब एब्जॉर्ब होकर अंदर पहुंचेगा, ब्लड में एंटर करेगा, तब बोलोगे उसको इंटरनल, यानी बॉडी के अंदर उस एपिथेलियल को क्रॉस करके तब बोलोगे आप उसको इंटरनल। समझ में आया नहीं आया। तो देखो एक्सटर्नल का मतलब है हमारी स्किन, हमारा ये ट्रैक भी एक्सटर्नल है पूरी, वही जब तक एयर जा रही है एक्सटर्नल है, लंग्स की एयर से डिफ्यूज होकर के अंदर पहुंचेगा इंटरनल, ठीक है। हमारी गट, ठीक है, गट एक तरीके से एक्सटर्नल है भाई, पूरी गट में खाना डाला आपने, वो तो पूरे एक लेयर, एक समझ कैनाल है, यहां से निकला, यहां से डाला, वहां पीछे नीचे से निकल गया, जब उससे एब्जॉर्ब होकर अंदर आएगा तब बॉडी में एंटर करेगा इंटरनल। आप समझ गए ना मेरी बात। चलो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है सर, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक समझाता हूं बेटा, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक, मैंने कहा गधे घोड़े सबको मारने के लिए एक ही सिस्टम, ठीक है। अब जैसे स्किन है, स्किन देख के मारेगी क्या, कि भाई वायरस आएगा तो मैं प्रोटेक्ट करूंगी, बैक्टीरिया आएगा तो मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगी, कैसा करती है वो सबसे बचाती है, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। कैसा भी पैथोजन सबको रोकती है, नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है जो बी और टी लिम्फोसाइट पर बेस्ड है, जैसे आपने वैक्सीन लगवाई आज कोरोना की, तो ये कोरोना की वैक्सीन कोरोना से ही बचाएगी, दूसरे से नहीं बचाएगी। स्पेसिफिक है, मेमोरी बेस्ड, क्योंकि इन दोनों के पास मेमोरी होती है। जहां भी स्पेसिफिक टर्म आ गया मतलब मेमोरी, मेमोरी समझाऊंगा आगे डिटेल में चलेंगे। तो ये मेमोरी बेस्ड है भाई, जहां मेमोरी होगी वहां स्पेसिफिक होगा, ठीक है। आप अगर, ठीक है, पोलियो की वैक्सीन लगवा के आते हो तो पोलियो से ही आप प्रोटेक्टेड होगे, ठीक है। अगर आपको स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हो जाता है फिर दोबारा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस पोलियो की एंटीबॉडी बन चुके हैं। कहते हैं ना कि अगर आपको कोरोना हो गया, ठीक है, पहला वाला वेरिएंट, फर्स्ट वेरिएंट, तो फर्स्ट वेरिएंट का इन्फेक्शन नहीं होगा, आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड हो गई थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से, ठीक है, एंटीबॉडी बन गई। पर वो एंटीबॉडी आपको सेकंड वेरिएंट से नहीं बचा पाएंगे, ठीक है, समझना, क्योंकि वो अलग टाइप का वेरिएंट आ गया, यानी स्पेसिफिक है, मेमोरी बेस्ड है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। तो इधर तो समझते होगे, स्पेसिफिक का मतलब एकदम पर्टिकुलर उसी पे काम करेगी, नॉन स्पेसिफिक सबके लिए समान, ठीक है। भाई दीवार बना दी सबके लिए समान, HCl सबके लिए समान, ठीक है, फीवर सबके लिए समान, ठीक है। सेलुलर बैरियर की बात करते हैं, सेल्स होते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, सबके लिए समान, ठीक है।
इन्फ्लामेशन सबके लिए समान, साइटोकाइन बैरियर सबके लिए समान, समझाऊंगा क्या, मतलब स्पेसिफिक नहीं होते, इसलिए नॉन स्पेसिफिक में आते हैं। एक बात समझ में आई नहीं आई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेके चलेंगे क्या, सेलुलर बैरियर, इन्फ्लामेटरी, फीवर एंड साइटोकाइन, इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टारगेट है हमारा नंबर 1, लेते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं बेटा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब समझना, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले हम लेने वाले हैं सेलुलर बैरियर, नंबर 1। सेल्यूलर बैरियर। अब सेलुलर बैरियर की बात करते हैं, क्या आते हैं सेलुलर बैरियर के अंदर, अब समझो। अगर मैं सेलुलर बैरियर की बात करता हूं तो सेलुलर बैरियर दो टाइप के हो सकते हैं, फैगोसिटिक सेल्स और नॉन फैगोसिटिक सेल्स। एंड नॉन फैगोसिटिक सेल्स, अगर हम फैगोसिटिक सेल की बात करते हैं तो फैगोसिटिक सेल भी, इसकी प्रेजेंस दो जगह होती है, इन ब्लड इन टिश्यू। ठीक है, अगर हम ब्लड में फैगोसिटिक सेल की बात करते हैं तो कौन से फैगोसिटिक सेल्स ब्लड में होते हैं, ये आपको पता है। नंबर 1 मोनोसाइट, मोनोसाइट फैगोसिटिक। नंबर 2, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रो, और न्यूट्रोफिल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिकोसाइड, यानी PMNL या सी भी बोल सकते हो, ठीक है। पॉलीमॉर्फो लिख देता हूं मैं, न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइट्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइड। आप समझते हो ना, न्यूट्रोफिल्स के अंदर भाई 3 लोब न्यूक्लियस भी होता है, सॉरी 4 लोब न्यूक्लियस में, 2 लोब 3 लोब 4 लोब न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। इसके अंदर 5 लोब न्यूक्लियस भी होता है, 6 लोब न्यूक्लियस भी होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, 7 भी होता है, यानी इसके न्यूक्लियस में पॉलीमॉर्फिक कंडीशन होती है, कई टाइप के लोब्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है और पूछा भी जाता है। तो ये दोनों ही फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। फैगोसाइटोसिस समझते हो ना, फैगोसाइटोसिस भक्षण कर लेना, खाना, पकड़ के खा जाना। पीनोसाइटोसिस पी लेना, फैगो खाना, पीनो पीना, समझ गए ना मेरी बात। साइटोसिस सेल्स की जो मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या होंगे, मोनोसाइट्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे। टिश्यू में क्या होते हैं, मैक्रोफेज, ठीक है। टिश्यू में क्या होते हैं, मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज तो डिफरेंट टाइप के होते हैं भाई, किडनी के अंदर होंगे तो अलग टाइप के होंगे, लीवर में होंगे अलग टाइप के होंगे, मतलब सब मैक्रोफेज है, नाम अलग अलग हैं। जैसे लीवर में आपको पढ़ाया था हमने कफर सेल, बोन में आपको पढ़ाया हमने ऑस्टियोक्लास्ट, कार्टिलेज में पढ़ाया कॉन्ड्रोक्लास्ट, टिश्यू में पढ़ाया हिस्टोसाइट, ब्रेन में पढ़ाया, ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल, किडनी में मीजनगियल सेल, समझ रहे ना मेरी बात। बॉडी के हर पार्ट में, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर रेटिक्यूलोसाइड, ये सब क्या है, सब मैक्रोफेज हैं, फैगोसिटिक सेल्स हैं, जो स्पेसिफिक टिश्यू में देखने को मिलते हैं। ब्लड में कौन से देखने को मिलते हैं, मोनोसाइट और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल। तो टिश्यू में अगर हम बात करेंगे तो क्या याद करना है, टिश्यू में आपको टिश्यू स्पेसिफिक मैक्रोफेज लाइक, ठीक है, जैसे कफर सेल देखो,
कफर सेल्स कहां पर होंगे? लिवर। जैसे ऑस्टियोक्लास्ट कहां होंगे? बोन। टेंशन मत करो, हम आपको 11th का भी बहुत बेहतरीन कराने वाले हैं, ठीक है। तेजी से भाई तेजी से खत्म करने वाले हैं। आप क्या लास्ट चैप्टर बच्चा, जल्दी से 11th ये 12th खत्म करते हैं और उठा के 11th का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 11th पर भी मास्टरी करा देंगे, ठीक है, क्योंकि 12th के संग 11th भी कराएं तभी तो रिजल्ट दोगे भाई, ठीक है। रिजल्ट ऐसे थोड़ी ना आएगा। हम 12th भी मजबूत कराएंगे बोर्ड के लिए, 11th भी मजबूत कराएंगे नीट के लिए। दोनों तरीके से आपको क्या बनाना है, समझ रहे हो ना मेरी बात? आपके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है भाई, सिलेक्शन तभी आएगा, ठीक है। तो कफर सेल लिवर में सब 11 का पार्ट है। ऑस्टियोक्लास्ट बोन्स के अंदर, ऐसे ही कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो कॉन्ड्रो मतलब होता है कार्टिलेज, ऑस्टियो मतलब होता है बोन, क्लास्ट मतलब सेल, ठीक है, कार्टिलेज एटसेट्रा, बहुत सारी हर टिश्यू में होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मतलब सफाई कर्मी। भाई हर टिश्यू में हर जगह सफाई कर्मियों की रिक्वायरमेंट होती है। आप भी को तो हर डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट होती है, बिना उनके कोई डिपार्टमेंट रन नहीं हो सकता, ठीक है। तभी मोदी जी ने सबसे मुख्य भूमिका के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल कहा है, वो है तभी स्वच्छ भारत अभियान प्रॉपर हो सकता है। उनका तो बहुत बड़ा योगदान है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये नहीं होंगे तो बॉडी सड़ जाएगी, ठीक है। ढेर सारे सेल डेड होते हैं, इनको पकड़ के खाने का काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, एटसेट्रा। तो समझ में आ गया कि भाई सेलुलर बैरियर में आएंगे फैगोसिटिक सेल, नॉन फैगोसिटिक सेल। फैगोसिटिक सेल अगर ब्लड में बात करते हैं तो ये हो गए, और टिश्यू में बात करते हैं तो ये हो गए, एटसेट्रा। पर नॉन फैगोसिटिक सेल की अगर बात करते हैं तो वो कौन है? खतरनाक सेल है, ठीक है, बहुत बेहतरीन सेल है। इनको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल, एनके सेल्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं एनके सेल, ये एंटी कैंसरस होते हैं, ठीक है। ये कैंसर सेल को भी मारने का काम करते हैं, ठीक है, और वायरस इंफेक्टेड सेल को भी मारने का काम करते हैं, नॉन स्पेसिफिकली, ठीक है। यानी अपने ही सेल को मारते हैं। ऐसे अपने सेल जिनका इन्फेक्शन हो जाए, वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो अपने सेल को मार लेंगे, और अपने वो सेल जिनमें अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाए तो उनको मार लेंगे, ठीक है। कोई स्पेसिफिकली नहीं है। जबकि एक सेल और होते हैं, ठीक है, टी किलर सेल, वो भी इन दो को ही मारते हैं, पर वो स्पेसिफिकली मारते हैं। वो मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं? आप बोलोगे ये किल करते हैं कैंसर सेल्स एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, दोनों को ही मारने का काम करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। ये नॉन स्पेसिफिक में इंक्लूडेड है नेचुरल किलर सेल, ये सब नॉन स्पेसिफिक में इंक्लूडेड हैं, क्योंकि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक होता है फर्स्ट लाइन की तरह। पर फर्स्ट लाइन एक्सटर्नल, सेकंड लाइन इंटरनल। उसका एक पार्ट समझ में आ गया होगा, सेल्यूलर बैरियर। अब बताओ सेल्यूलर बैरियर में कोई डाउट? मैं एक एक बैरियर आपको कराता जाऊंगा और पूछता जाऊंगा। मोदी जी की जय जयकार, बच्चे तो वास्तव में ठीक है। सर तो कैंसर होता क्यों है? बताया ना बेटा मैंने, अभी समझाया, तुम कहां सोए रहते हो? सब देखो, सब कुछ बॉडी के अंदर है भाई। नेचर ने इस बॉडी को बहुत फुर्सत में बनाया है, ठीक है। मतलब खतरनाक है बॉडी। आप डॉक्टर बनोगे, अब क्या लगता है जब इंसान को आप सर्जरी करोगे आगे जाकर के, कि एक एक नर्व को, आर्टरी को जोड़ जोड़ करके थोड़ी ना सर्जरी करते हैं। बाद में जब जब कंप्लीट हो जाती है सर्जरी, उठा के सबको भर दिया जाता है, ऊपर से सिल दिया जाता है, ठीक है। फिर पूछा भाई ये ऐसे कैसे होगा, तो डॉक्टर बोलते हैं, या आप बोलोगे कि सर सब कुछ अपने आप हो जाता है, ठीक है, हम तो बस जो काम करना है कर दिया, उठा के सिल दिया, बॉडी अपने आप सारा करती है। तभी तो कहते हैं, मैंने बोला ना कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, आप कभी डिप्रेशन नहीं लेते हो, आप टेंशन नहीं लेते हो, आप हमेशा समझ हंसते मुस्कुराते रहते हो, ठीक है, आप समझ रहे हो, स्ट्रेस में कभी नहीं आते, ठीक है, प्रॉपर योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, 20 मिनट सफिशियंट है, ठीक है। तो कितनी भी एक्सरसाइज करो, डिप्रेशन में चले गए तो गया काम से मामला, ठीक है। तो सब चीजें, और जंक फूड नहीं खाते हो, ठीक है, घर का फूड ही खाते हो, कोशिश करते हो कि जितना भी हो हेल्दी फूड इनटेक करें, ठीक है, जितना भी हो नेचुरल फूड बॉडी में एंटर कराएं, क्योंकि नेचर, बॉडी नेचर, नेचर नेचर, तो सब कुछ एकदम नेचुरल, यानी बहुत बॉडी रिदम में आ जाती है, ठीक है।
तो बॉडी के लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आप समझ रहे हो? तो ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम हाइपर होता है और उनके बीमार होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। मैं कई डॉक्टर्स को जानता हूं जो कैंसर का इलाज करते हैं और मतलब ये क्या क्या करते हैं कि हाँ यार मतलब 80% क्या 90% हम सक्सेस हैं, बट 100% कोई नहीं बोलता, पर 80 से 90% सक्सेस हैं। कुछ लोग 100% बोलते हैं, पर वो टर्म लगाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, कि फर्स्ट स्टेज में होगा तो 100%, सेकंड स्टेज में, इस तरीके से बोलते हैं। यानी जब तक एक जगह है, यानी मैलिग्नेंसी नहीं है, समझाऊंगा कैंसर में आगे, तब तक हम ट्रीटमेंट। तो मैंने पूछ करते क्या हो ट्रीटमेंट में? उन्हें हम कुछ नहीं करते, हम तो कुछ ऐसी मेडिसिन बना रखे हैं हमने जो उस इंसान के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, बस इतना ही काम करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ इम्यून सिस्टम बूस्टर देते हैं, क्योंकि कैंसर को मारने की कैपेसिटी तो उसकी बॉडी में ही है, उसको बस एक्टिवेट करना है, जो उसने उसको क्या कर लिया है, डीएक्टिवेट। मैं तभी कहता हूं, तभी मैं हर बच्चे से एक ही बात बोलता हूं कि नेचर ने, और इंडिया मतलब वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन कंट्री है, मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, यहां जो अपना, अब हम बर्बाद होते जा रहे हैं, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि भाई अंग्रेजों ने जब शासन किया, ठीक है, हमारे ऊपर, तो उन्होंने हमें बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जाते जाते भी बर्बाद करके गए वो हमें। ठीक है, तो हमें हमारी जितनी बेहतरीन चीजें थी उससे हमें अलग किया, और अपनी जितनी गंदी चीजें थी उसकी लत लगवाई। ठीक है, हल्दी हमारे एंशिएंट कल्चर में, हमारे समझ, मैंने बैठक में पढ़ाई भी था, ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। हम हल्दी खाते थे, हल्दी की सब्जी खाते थे, टर्मेरिक। ठीक है, तो अब अगर हम उसको दूध में भी डाल के पीते थे, और आज भी पीते हैं, अब लोग समझ गए, अब तो बड़े बड़े फिल्म स्टार दूध में हल्दी डाल करके पीते हैं। बिलीव करो ना करो, मैं हेल्थ की मैगजीन्स आती हैं दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि हल्दी इम्यून सिस्टम बूस्टर होती है, बेहतरीन। ग्लोए को पहले कोई जानता नहीं था, कोरोना ने ग्लोए के बारे में इतनी नॉलेज दे दी, नहीं तो ग्लोए बाबा रामदेव की वो आते थे, बटी ग्लोए बटी, तो लोग समझ रहे हो ना मेरी बात, समझते नहीं थे क्या है मतलब इसका। ठीक है भाई, आयुर्वेद वाले लोग जानते थे, पर एक आम इंसान ग्लोए के बारे में नहीं जानता था। अब समझ में आया यार, ग्लोए तो भाई समझ रहे हो ना, उसको कितना कितना बड़ा दर्जा दे दिया उसको नेशनल लेवल पर, क्योंकि वो सुपर इम्यून सिस्टम बूस्टर है भाई। ठीक है, विटामिन डी, मैक्सिमम जितने भी शहरों में लोग रहते हैं उन सब के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, सबके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी, टेस्ट करा लेना मालूम पड़ जाएगी। 100% बोल रहा हूं, शहरों में रहने वाले लोगों के पास भाई समझ रहे टाइम ही नहीं है, पहली बात है। ठीक है, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। ठीक है, मेरे अंदर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी थी, तो मैंने सप्लीमेंट लिया फिर। ठीक है, डॉक्टर ने बताया कि भाई ये चीज लेनी है, 3 दिन तक लेनी है, और आपको लेने पड़ेगी अगर आप घर के अंदर रहते हो। ठीक है, तो अगर आपको हाँ धूप में जा सकते हो भाई, सनलाइट ले सकते हो, सन बाथिंग कर सकते हो 1-2 घंटे, तो ठीक है। ठीक है, टाइम नहीं है आपके पास तो आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये तभी तो देखा होगा कोरोना के टाइम पर भी डॉक्टर ने विटामिन डी सबने ली होगी भाई, कोरोना के टाइम पर इन्फेक्शन में सब बच्चों ने मैक्सिमम देखा होगा घर में विटामिन डी सप्लीमेंट जरूर लिया होगा। ठीक है, विटामिन सी जरूर लिया होगा। ये सब विटामिन सी और विटामिन डी, अच्छे डॉक्टर्स, नॉर्मली अच्छे डॉक्टर्स हमेशा कोई मरीज आता है तो ट्रीटमेंट में सप्लीमेंट जरूर ऐड कर देते हैं। इससे क्या फायदा होता है? सही नहीं, सही तो वो मेडिसिन ही करेगी, पर मेडिसिन का इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है अगर आप समझ रहे हो ना, एक बेहतरीन सप्लीमेंट जोड़ देते हो तो बॉडी को सप्लीमेंट मिलते हैं, तो बॉडी की रिकवरी रेट फास्ट हो जाती है, ड्रग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं मैं। जब भी समझ रहे हो ना, विटामिन डी और विटामिन सी, विटामिन डी अति से ज्यादा नहीं लेनी है, ज्यादा ले लोगे तो नुकसान कर जाएगी, क्योंकि फैट सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल विटामिन ज्यादा ले लोगे तो बाहर निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फैट सॉल्युबल विटामिन एक लिमिट में लेनी चाहिए। ठीक है, किसी की कंसल्टेंसी से लेनी चाहिए। ठीक है भाई, कुछ दिन ले लो फिर छोड़ दो, फिर कुछ दिन ले लो, वीकली ली जाते हैं। ठीक है, पर विटामिन डी 2 काम करती है, एक तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, दूसरा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं बेटा जो पता होनी चाहिए। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम बूस्टिंग का काम करते हैं, यानी बॉडी ने तो बहुत खतर, मतलब बॉडी में हर चीज है, हर चीज है। तो यहां तक समझ में आया होगा। तो नेचुरल किलर सेल ऑटोमेटिकली कैंसर और वायरस इन्फेक्टेड सेल को मारते हैं। समझ में आ गया ना? बच्चे ने पूछा कि सर फिर होता क्यों है? इसलिए होता है, जिन लोगों का बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है उनको कैंसर हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि आपकी रूटीन लाइफ में 20 मिनट एक्सरसाइज होनी चाहिए। ठीक है, समझ, कोई भी एक्सरसाइज करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप योगा ही करो, प्राणायाम ही करो, अनुलोम विलोम ही करो। ठीक है, जंपिंग करो। ठीक है, आप, ठीक है, कई बच्चे, मैं इस कोचिंग में था, बच्चे कहते थे ठीक है कि सर सर हमारे पास हमें हॉस्टल से बाहर निकलने नहीं दिया था। भाई चाह होती है, हमारा होती है भाई, रस्सी कूद लो हॉस्टल के अंदर, बड़े बड़े फिल्म स्टार से करते हैं। ठीक है, स्किपिंग करते हैं, और खतरनाक उनकी, समझ रहे हो, सेहत देखो उनकी कितनी खतरनाक होती है। तो 20 मिनट कार्डियो कर लो, बस मैं इतना कहना चाहता हूं, 20 मिनट कार्डियो। ठीक है,
बच्चों के लिए 20 मिनट कार्डियो से 30 मिनट सफिशियंट है। मैं सच कह रहा हूं, इससे दो फायदे होते हैं। एक डोपामाइन नाम का हार्मोन होता है जो खतरनाक काम करता है, ड्रग में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ड्रग में पढ़ाने के बाद आप मुझसे पूछोगे सर डोपामाइन कैसे बढ़ेगा, सर डोपामाइन बढ़ गया तो हम कुछ भी कर देंगे। नो डाउट आप कुछ भी कर दोगे, डोपामाइन बढ़ गया तो कुछ भी, दुनिया की कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है। पर किस तरीके से बढ़ाना है वो मैं बताता हूं। एक्सरसाइज उसका एक उसमें एक्सरसाइज का भी रोल प्ले होता है। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुसाइड करने वाले थे, ठीक है, मतलब उस फीलिंग में आ चुके थे कि सुसाइड कर लेंगे। तो कई योगा टीचर्स थे, उन्होंने योगा के माध्यम से, बस सारा खेल किसका है, हार्मोनल लोचा है, ठीक है। आपकी बॉडी में हार्मोन चेंज हुए, ठीक है, यानी कॉर्टिसोल ऑर्टिसोल जितने भी सब एंटी स्ट्रेस हार्मोन के बढ़ना चालू हो गए, तो आपकी फीलिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। आप समझ रहे हो ना, कुछ भी कर सकते हो उस समय अगर हम उन हार्मोन को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो योग क्या है भाई, योग जो भी है, ठीक है, जो आसन मुद्राएं जो सिखाई गई हैं लोगों में, ये पुरानी एक सुपर साइंस थी ये, ठीक है। इसको उन्होंने फिर दूसरे तरीके से मोल्ड कर दिया, ठीक है। हर रिलीजन में, ठीक है, इसको किसी ना किसी फॉर्म में किया जाता है, ठीक है, कहीं किसी फॉर्म में, कहीं किसी फॉर्म में, समझ लो, हर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये सिर्फ ग्लैंड पर इफेक्ट डालती हैं, यानी ग्लैंडुलर सिक्रेशन को नॉर्मल करती हैं, और ग्लैंडुलर सिक्रेशन नॉर्मल हो जाए तो आप मुस्कुराते रहोगे। सारा खेल तो हार्मोन लोचा है भाई, ठीक है, जो मैं ड्रग्स में पढ़ाने वाला हूं। तो समझ में आ गया होगा बेटा। ओके कार्डियो, ओके ओके ओके, डोपामाइन इज सुपर हार्मोन, बिल्कुल बेटा, सुपर हार्मोन। डोपामाइन वैसे तो इनहिबिटरी हार्मोन भी है, पर ब्रेन में बहुत सारे रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जहां ये सुपर स्टिमुलेशन यूफोरिया का काम करता है। यूफोरिएंट है, सुखद एहसास, समझ रहे ना मेरी बात। बताऊंगा इसके बारे में। कोकेन, कोका प्लांट से हम कोकेन, रेड बुल, कई बच्चों ने पी भी होगी रेड बुल, बताने वाला हूं ड्रग्स में, अभी मत पूछना, ठीक है। तो नेचुरल किलर सेल किल करते हैं कैंसर और वायरस इन्फेक्टेड सेल को, ठीक है। अब ये सेलुलर बैरियर वाला कंसेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूं, सेलुलर बैरियर के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम कहां आए थे, नंबर 2, इन्फ्लामेशन। अब देखो इन्फ्लामेशन, अच्छा, अगर हम इन्फ्लामेशन की बात करते हैं, इन्फ्लामेशन नंबर 2, पूरी मैकेनिज्म बताता हूं इन्फ्लामेशन, कभी भूलोगे ही नहीं। इन्फ्लामेशन, अगर मैं इन्फ्लामेशन की बात करता हूं, हिंदी में इसको स्वेलिंग बोलते हैं, सूजन, ठीक है, पर एक्चुअल में स्वेलिंग इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पर हिंदी में थोड़ा सा सही से प्रोनाउंस नहीं, इसको नहीं लिखते हैं, तभी हिंदी में बायो अच्छी नहीं होती। पर हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या करें, बड़ी समस्या रहती है, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है, आपको तो पता होना चाहिए। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स समझाने वाला हूं, होता क्या है इन्फ्लामेशन, पूरी मैकेनिज्म समझो, ठीक है। जैसे मान लो ये स्किन थी, एपिथेलियल टिश्यू ब्रेक हो गए, वही इंजरी हुई, इंजरी होने से ब्रेक हो गई, वही इंजरी दिखा दी हमने, ठीक है। मान लो इंजरी है, दिस एपिथेलियल टिश्यू। जब एपिथेलियल टिश्यू ब्रेक हो रहे हैं बेटा, इंजरी हो रही है इनके अंदर, तो क्या होगा, यहां से पैथोजन के एंटर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इंजरी हुई, पैथोजन के एंटर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ये ठीक है, पैथोजन। पैथोजन एंटर करना स्टार्ट कर दिया, यहां से पैथोजन ने एंटर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है भाई, होने दो, पैथोजन को एंटर करने दो। अब टिश्यू क्या करेंगे, ठीक है, इंजर्ड टिश्यू क्या करने वाले हैं, अब देखो, अगर मैं इंजर्ड टिश्यू की बात करता हूं, ये क्या रिलीज करेंगे, अब सारा खेल इंजर्ड टिश्यू का है, ये इंजर्ड टिश्यू रिलीज करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, सभी परिचित हो प्रोस्टाग्लैंडिन से, प्रोस्टाग्लैंडिन भाई लोकल हार्मोन होते हैं, सब टिश्यू में होते हैं, सब जगह होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करेंगे, ये प्रोस्टाग्लैंडिन बेटा ये स्टिमुलेट करेंगे किसको, स्टिमुलेट करने वाले हैं, ठीक है, समझना मेरी बात, ये दो चीजों को स्टिमुलेट करेंगे। नंबर 1 पेन रिसेप्टर,
अभी पेन होगा यहां पर, और मास्ट सेल, क्योंकि इंजरी हो गई है भाई। इन्फ्लामेशन का मेन काम होता है टिश्यू को रिपेयर करना, और अगर पैथोजन एंटर कर रहे हैं तो इसी में एक मैकेनिज्म होती है उससे पैथोजन से भी प्रोटेक्ट करना। तो तभी तो कहते हैं जब भी तुम कहीं चोट लग जाती है तो स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लामेशन, रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, हीट ज्यादा होगी, वहां पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा क्योंकि बॉडी के टिश्यू रिपेयर हो रहे होंगे। आप समझ रहे हो? तो यही सब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, समझाने वाला हूं, ठीक है। अब मास्ट सेल क्या रिलीज करते हैं? आप जानते हो मास्ट सेल रिलीज करते हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन का फंक्शन सबको पता है, बहुत डिटेल में हम 11th में कितने बार पढ़ा चुके हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन वैसो डायलेटर्स होते हैं, हिस्टामाइन वैसो डायलेटर होते हैं, ठीक है। तो हिस्टामाइन की प्रॉपर्टी क्या है? वैसो डायलेशन। तो हिस्टामाइन क्या करने वाले हैं? ये करने वाले हैं वैसो डायलेशन। और वैसो डायलेशन से क्या होगा? रेडनेस आएगी भाई। जब वेसल्स डायलेट होंगे, जैसे मैं दिखाई देता हूं डायग्राम बना करके, जैसे मान लो ये वेसल्स था, ये नॉर्मल वेसल्स थी, ये वेसल्स थी, ये नॉर्मल वेसल्स थी। अब जब वैसो डायलेशन होगा तो ये डायलेट हो गई, ये डायलेट हो गई, खिंच गई, खिंचने से डायलेशन हो गया, ये वैसो डायलेशन। ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स थी, डायलेशन स्टार्ट, डायलेशन स्टार्ट, ठीक है। ये डायलेशन मान लो, ठीक है। यहां वैसो डायलेशन हो गया, वेसल्स डायलेट कर गई। जब वैसो डायलेशन होगा, दिस अ वैसो डायलेशन, समझना, वैसो डायलेशन होगा तो इनका पोर साइज इंक्रीज हो जाएगा, पोर साइज, ये पोर साइज, कैपिलरी का पोर साइज इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा? ठीक है, आप समझो मेरी बात, एक एक करके समझना। वैसो डायलेशन से क्या होगा? रेडनेस, ठीक है। जब पोर साइज इंक्रीज हो जाएगा तो यहां से फ्लूइड धीरे धीरे बाहर टिश्यू में आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा बेटा? स्वेलिंग, स्वेलिंग। तो स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो स्वेलिंग होना क्यों होती है भाई? सूज गया टिश्यू, क्योंकि यहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां के ब्लड वेसल्स डायलेट कर गए। क्यों डायलेट कर गए? क्योंकि यहां रेडनेस भी आएगी, क्योंकि यहां पे हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है, मास्ट सेल, क्योंकि यह टिश्यू इंजर्ड होने से मैकेनिज्म स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, यहां पर रेडनेस होगी। सिम्टम है सारे के सारे। सिम्टम क्या होते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का? पहला सिम्टम इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का सिम्टम पे क्वेश्चन आ जाएगा, रेडनेस। दूसरा स्वेलिंग, तीसरा चौथा बताता हूं अभी मैं, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म स्टार्ट होगी। अब से क्या होगा? इससे क्या होगा? देखो, अंदर, इनके अंदर क्या थे? WBC। जब ब्लड वेसल्स नैरो थे तो ब्लड का फ्लो तेज था, फ्लो तेज था तो तेजी से मूव कर रहे थे। पर जैसे ही ब्लड वेसल्स का डायलेशन स्टार्ट हुआ तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया? स्लो हो जाएगा भाई। कोई चीज डायलेट होगी तो स्लो, एकदम फ्लो स्लो हो जाएगा। स्लो होने से क्या होगा? स्लो होने से जो WBC थे वो धीरे धीरे यहां पर धीरे धीरे स्लो चलेंगे तो चपकना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पर इसका एडहरेंस अटैच होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इतना क्यों बनाते हैं? एडहरेंस स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये एडहरेंस इनका स्टार्ट हो गया। इससे क्या फायदा होगा एडहरेंस होने से? देखो, अब जब एडहरेंस होगा तो धीरे धीरे भाई बगल में पोर साइज ज्यादा है तो WBC यहां से खिसकना स्टार्ट कर देंगे, अंदर आना स्टार्ट कर देंगे। ये अमीवॉइडल मूवमेंट, इसको होते हैं अमीवॉइडल मूवमेंट, ज्यादा ही बड़ा बना दिया, ठीक है। तो WBC का क्या होगा? अमीवॉइडल मूवमेंट होगा, अमीवा की तरह अंदर आना चालू कर देंगे, अमीवॉइडल मूवमेंट। इरेगुलर शेप तो होता है WBC का, ठीक है। ये कौन है? WBC, फैगोसिटिक सेल। ये फैगोसिटिक सेल, ये एडहरेंस क्या हो रहा है बेटा? इनका एडहरेंस, ठीक है। एडहरेंस होकर के अब ये क्या करेंगे? क्योंकि यहां पैथोजन एंटर कर रहा है, पैथोजन एंटर कर गया, व्हाइट कलर से दिखा देते हैं। ये पैथोजन आ चुके हैं, पैथोजन आ चुके हैं। अब पैथोजन क्या रिलीज करेंगे? पैथोजन रिलीज करेंगे टॉक्सिन। टॉक्सिन कोई भी हो सकते हैं, एक्सोटॉक्सिन, ठीक है, स्पेशली, ठीक है। टॉक्सिन रिलीज करेंगे। टॉक्सिन रिलीज होने का मतलब है अब इनको टॉक्सिन
रास्ता दिखाएंगे, कीमोटैक्सिस, ठीक है। यानी अब जो WBC थे वो इन टॉक्सिन की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये अट्रैक्शन अमीबोडल मूवमेंट करते हुए कहां, टॉक्सिन की साइड। टॉक्सिन कहां से आ रहे थे, टॉक्सिन आ रहे थे WBC से, तो ये मूवमेंट कहां होगा, WBC की तरफ। WBC ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स पैथोजन। तो ये क्या हो रहा है बेटा, अमीबोइडल मूवमेंट ऑफ WBC, अमीबोइडल मूवमेंट ऑफ WBC, ठीक है। ये WBC है बेटा, WBC। और इसका जो अमीबोइडल मूवमेंट है इसी को बोलते हैं डायएपेडिसिस। क्या है, क्या हो रहा है बेटा, डायएपेडिसिस मतलब अमीबोइडल मूवमेंट। अमीबोइडल मूवमेंट ऑफ WBC, एक चीज, ठीक है। ये डायग्राम बहुत बेहतरीन डायग्राम है, वर्ल्ड की फेमस बुक है क्यूबे, ठीक है। बस समझो कि वहां इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, कुछ चीजें मैंने हाइपोथेटिकल जोड़ करके एक बेहतरीन डायग्राम बना दिया है, ठीक है। ये मतलब क्यूबे का एक्सप्लेनेशन है, तो मैं आपको मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन दूंगा बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अब कभी भूलने वाले नहीं हो, ये बार बार आएगा, ठीक है। एक बार समझा दिया, खेल खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे WBC यहां पर, फेगोसाइटोसिस, खा जाएंगे इन सेल को, ठीक है। इन सेल की क्या करने वाले हैं, फेगोसाइटोसिस, पकड़ के खा जाना, मतलब क्या होने वाला है, फेगोसाइटोसिस, पैथोजन की फेगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो समझ रहे ना मेरी बात। तो यहां क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इंजरी हुई, इंजर्ड टिश्यू प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेंगे जो पेन को भी स्टिमुलेट करेंगे और मास्ट सेल को भी स्टिमुलेट करने वाले हैं। पेन तो भाई एक तरीके से कीमोटैक्सिस में हेल्प करेगा, मास्ट सेल क्या काम करेंगे, पेन के बहुत सारे रोल होते हैं, ठीक है। इसका भी पूरा मैकेनिज्म है पेन, ब्रेडिकाइनिन कानिन, इतना नहीं जाना, बस इतना समझो पेन से क्या होगा, आप अपने हाथ को मूव कम करोगे, ठीक है। आप हिला, मतलब दर्द हो रहा है भाई, दर्द हो रहा है, हाथ पकड़ के रखोगे ऐसे ही, ठीक है। इससे क्या होगा, टिश्यू रिपेयर में हेल्प मिलेगी। और पेन नहीं होगा ना तो आप तो वही हिलते डुलते रहोगे, तो क्या रिपेयर हो पाएगा, ना हो पाएगा भाई, ठीक है। तो बॉडी चाहती है रिपेयर सिस्टम प्रॉपर काम करे। मास्ट सेल का काम क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज करेंगे, क्योंकि भाई यहां रिपेयर करना है तो ब्लड से मैक्सिमम सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे, रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, इसके साइड इफेक्ट समझ लो एक तरीके से। फिर WBC मूव करेंगे कि पैथोजन भी एंटर कर रहे हैं, उससे भी बचाने का काम करेंगे, साथ में ब्लड का जो भी सब्सटेंस है जो रिपेयर में हेल्प होगा वो भी पहुंचेगा और टिश्यू रिपेयर फास्ट हो जाएगा और आप जल्दी से हेल्दी हो जाओगे। आप समझ पा रहे हो, इट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। पूरा पिक्चर का व्यू दिखाया मैंने इन्फ्लामेशन के अंदर, मतलब अब भूलने तो वाले नहीं हो, अब थियोरिटिकल लिखते हैं तो भूल जाते हैं, ठीक है। थ्योरी से बच्चे भूल जाएंगे, इस पिक्चर से लाइफ टाइम नहीं भूलोगे कि स्वेलिंग क्यों आती है, पेन क्यों होता है, वैसोडाइलेशन क्यों होता है, रेडनेस क्यों आती है, ठीक है, डायबिटिस क्या होता है, अमीबोइडल मूवमेंट ऑफ WBC, ठीक है। जब भी कहीं टिश्यू इंजर्ड होते हैं तो वहां पैथोजन के एंटर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, फिर वहां पस बन जाता है। पस इज अ डेड मटेरियल ऑफ, किसका डेड मटेरियल, WBC एंड पैथोजन। जब फाइट करेंगे तो भी मरेंगे भी, ठीक है, तो डेड मटेरियल भी बनेगा इनका, इसी को बोलते हैं पस। तभी तुम्हें पस बहुत डेंजरस होता है, उसको बाहर निकालना जरूरी होता है, जो सेप्टिक हो सकता है। तो यहां तक समझ में आया बेटा, आया नहीं आया? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ SIR, आयुष, ठीक है। त्रिवेदी जी बोल रहे हैं SIR फुल फॉर्म बोलो क्या है? चलो कोई नहीं, क्लियर। ओपी सर गजब था, ओके, सब गजब ही होगा, समझ रहे हो ना, पूरी बायोलॉजी गजब ही होगी, ध्यान रखना, हर चीज हम गजब करने की कोशिश करेंगे, पर आप साथ देना, मतलब समझते जाना, प्रॉपर टाइम देना, रिवीजन करना, तभी चीज प्रॉपर हो पाएगी, ठीक है। नहीं तो टीचर कितना भी हाथ पैर मारता रह जाए, अगर बच्चा साथ नहीं देगा ना तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब आप और बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, फीवर कैसे आता है, ठीक है, क्या मैकेनिज्म है, आप एंटीपायरेटिक खाते क्यों हो, लाइक पैरासीटामोल, ठीक है, क्योंकि फीवर भी किसमें आएगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा, देखा होगा कोरोना हो गया तो भी बुखार आ रहा है,
चिकन पॉक्स हो गया तो भी बुखार आ रहा है, स्मॉल पॉक्स हो गया तो भी बुखार आ गया है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है बुखार तो आपको आएगा। तो फीवर स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। पर कब आता है? जब वो पैथोजन बॉडी के अंदर अंदर एंटर कर जाता है, इसलिए इंटरनल में काउंट होगा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, अच्छा समझ लो। अब बात करते हैं नंबर थर्ड। आज 3 ही लेते हैं, फीवर ही हो पाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है, फीवर तक कराते हैं फिर एनसीईआरटी करते हैं। साइटोकाइन बहुत बेहतरीन है, इसलिए मैं आज छेड़ूंगा नहीं इसको। फीवर, अगर मैं फीवर की बात करता हूं, ठीक है, तो फीवर नंबर थर्ड में आ गया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, नॉन स्पेसिफिक है, इंटरनल है। समझ रहे हो ना मेरी बात? सारी बातें मैं रिपीट करता रहूं बार बार, ठीक है। अब कैसे आता है फीवर? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोजन। जब पैथोजेंस बॉडी में एंटर करते हैं तो ये कुछ रिलीज करते हैं, ठीक है, कुछ रिलीज करते हैं, ठीक है। साथ में डब्ल्यूबीसी से फाइट करेंगे तो डब्ल्यूबीसी भी कुछ रिलीज करेंगे, डब्ल्यूबीसी। यानी बॉडी के अंदर जब भी इन्फेक्शन होगा तो 2 चीजों का रोल होता है इन्फेक्शन के टाइम पर, डब्ल्यूबीसी और पैथोजन। देखा होगा, जब भी कोई इन्फेक्शन होगा या फीवर आएगा तो डॉक्टर क्या कहेगा? भाई टीएलसी डीएलसी चेक करा के आओ। पहला टेस्ट क्या लिखेगा? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या इसको, ठीक है, हेमेटोलॉजी भी बोल देते हैं आज की डेट में, ठीक है। बस टीएलसी डीएलसी, पुराने टाइम पर लिखते थे टीएलसी डीएलसी चेक करा के आओ, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इससे क्या होता था? अगर आपके ल्यूकोसाइट नॉर्मल है मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं है, ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है मतलब इन्फेक्शन है। डब्ल्यूबीसी बॉडी में तभी बढ़ते हैं जब इन्फेक्टिव एजेंट चुपचाप से कहीं से एंटर करता है और बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो सोल्जर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तब फाइट स्टार्ट होती है और फीवर आता है। फीवर कैसे आता है आप देखो, क्योंकि अब पैथोजन जब एंटर करेगा तो पैथोजन क्या रिलीज करने वाला है? ये टॉक्सिन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज टॉक्सिन। सारे फ्लो डायग्राम बनाने वाला हूं, बेहतरीन फ्लो डायग्राम, जो कहीं समझ रहे हो ना, मजा ही आ जाए आपको हर चीज का, ठीक है। तो क्या रिलीज करने वाला है? टॉक्सिन रिलीज करने वाला है, ठीक है। आज मेरे चैनल पे एक बच्चे ने लिख के भेजा था, आज मैंने पढ़ा था कि सर प्लीज फ्लो डायग्राम बना करके जो पुराना स्टाइल था वही लेके चलो। तो मैंने समझा यार ठीक है, आज फ्लो डायग्राम ही बनाता हूँ, सारे के सारे फ्लो डायग्राम बनाता हूँ, तो टेंशन मत लो, आज फ्लो डायग्राम ही बनाऊंगा, ठीक है। तो टॉक्सिन्स की अगर मैं बात करता हूं तो टॉक्सिन क्या काम करने वाले हैं, समझो मेरी बात। तो टॉक्सिन किसकी तरह वर्क करते हैं? इट इज अ पायरोजन, इट इज अ पायरोजन। समझाता हूं, टॉक्सिन्स बोलो, या इनको हम पायरोजन भी बोल सकते हैं, टॉक्सिन्स या पायरोजन। अब क्या होते हैं पायरोजन, समझाता हूं मैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या रिलीज करती है? भाई डब्ल्यूबीसी साइटोकाइंस रिलीज करती है, यानी डब्ल्यूबीसी कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करती है, ठीक है, जिनको हम इंटरल्यूकिन बोलते हैं, ठीक है। ये कह सकते हो इम्यून सेल मैसेंजर्स, यानी डब्ल्यूबीसी के पास वो कोई आंखें तो है नहीं, ठीक है, वो एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं, सिग्नलिंग का सारा खेल है बॉडी के अंदर। तो सिग्नल रिलीज करने वाले सब्सटेंस होते हैं, उनको साइटोकाइंस बोलते हैं। बहुत टाइप के होते हैं, इंटरल्यूकिन, इंटरफिरॉन, ठीक है, ल्यूकोकाइंस, ठीक है, साइटोकाइंस, बहुत 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 टाइप के, सॉरी साइटोकाइन बोल गया, साइटोकाइन बहुत टाइप के होते हैं, सेल से रिलीज होने वाले इम्यून सेल मैसेंजर्स, ठीक है। इंटरफिरॉन, इंटरल्यूकिन, ठीक है, दो तो मेन है ही, ठीक है, और लिम्फोकाइन, ठीक है, ये भी होते हैं। तो यहां हम इंटरल्यूकिन की बात कर रहे हैं, इंटरल्यूकिन, इसका भी क्लासिफिकेशन है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट। इंटरल्यूकिन फर्स्ट भी एक तरीके से क्या है भाई, ये भी पायरोजन है। पायरोजन समझते हो? कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करे, वो पायरोजन है, ठीक है। तो सब पायरोजन हैं। ये पायरोजन क्या काम करने वाले हैं? ये सारे पायरोजन, चाहे टॉक्सिन्स हो या इंटरल्यूकिन फर्स्ट हो जो इससे निकल रहे हैं, ये सब क्या है? पायरोजन्स। ये पायरोजन किसको स्टिमुलेट करने वाले हैं? ये स्टिमुलेट करने वाले हैं हाइपोथैलेमस। नीट में आया वो क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट समझते हो ना? टेम्परेचर रेगुलेटर। पेटीज खाने गए होगे कभी? पेटीज खाने के वाले का बॉक्स होता है, बॉक्स में वो रेगुलेटर लगा होता है उसका, उस पर लिखा होगा थर्मोस्टेट। लिखा होगा भाई पेटीज गर्म कर, थर्मोस्टेट घुमा देगा भाई,
हीट बढ़ गई, भाई ठंडी कर, भाई ठीक है कम कर देगा, ठीक है। यानी थर्मोस्टेट का काम होता है टेम्परेचर बढ़ाना और घटाना, ठीक है। तो बस हाइपोथैलेमस यही तो करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कौन बढ़ाता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये थर्मो रेगुलेटर है, थर्मो रेगुलेटर, समझना। तो ये क्या कर देगा हाइपोथैलेमस? ये इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, क्या करने वाला है? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अब आप कहोगे यार बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत क्या है, क्यों बॉडी में टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है, जिससे कि समझ रहे हो साइड इफेक्ट होना चालू हो जाते हैं और समझ रहे इंसान की मौत तक हो सकती है, डेथ तक हो सकती है, फिर पट्टी रखनी पड़ती है सर पर, भाई ठंडी ठंडी बर्फ रख रहे हो, क्यों क्यों जरूरत है? क्योंकि बॉडी अपना बचाव चाहती है, ठीक है। बॉडी को मतलब नहीं क्या होगा, बॉडी अपना बचाव चाहती है। तो बॉडी जब भी ये रिलीज होंगे, ये से पायरोजन रिलीज करेंगे, ये एक तरह पायरोजन की तरह काम करेंगे। पायरोजन का मतलब है टेम्परेचर, और ये हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करेंगे और हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर देगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस जानता है अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पैथोजन की एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि पैथोजन के अंदर एंजाइम्स हैं, एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और प्रोटीन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वर्क कर पाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो प्रोटीन की एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ना। पहले के टाइम पर तो क्या करते थे पता है आपको, ये ट्रीटमेंट दवाएं नहीं थी, तो कमरों में भट्टियां जलाई जाती थी, भट्टियां जो जहां वैद्य होते थे, ठीक है। जब भी कोई असाध्य रोग होते थे तो भट्टियों में, जो पढ़ोगे एमबीबीएस के साथ फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग में ही होगा, एक बुक आती है उसमें दे रखा है कि इनिशियल पद्धति क्या थी ट्रीटमेंट की, ठीक है। सर्जरी कैसे की जाती थी, विदाउट पेन किलर, विदाउट एनेस्थीसिया, पूरा आपको मिलेगी पढ़ने को, ठीक है। सिलेबस में नहीं होगी, लाइब्रेरी में मिलेगी, मेरे पास भी लाइब्रेरी से ही आई हुई है, ठीक है। तो उसमें दिखाया गया है कि भट्टियां जल रही हैं कमरों के अंदर, ठीक है। इंसान को बांध करके खाट से बांध करके भट्टियों के पास रख दिया गया, उसको वो बॉडी हीट ले रही है उसकी, या इतना तो छोड़ो, खैर वो नॉर्मल केस में आप भी जानते हो ना कि लोग पहले क्या करते थे, ज्यादा टाइम की बात नहीं, मेरे सामने समय की बात है, कंबल उड़ा देते थे, पसीना आ गया, हाँ आराम मिल गया, पसीना आ गया आराम मिल गया, ठीक है। जितना पसीना ज्यादा आएगा, जितनी हीट बढ़ाओगे, बॉडी को ढक के रखोगे, उतना हीट बढ़ेगी, ठीक है। पर इसके साइड इफेक्ट क्या थे, कभी कभी ये ब्रेन पर प्रॉब्लम करता है, इसलिए आज की डेट में जब भी हीट बढ़ती है तो सर गर्म नहीं होना चाहिए, बॉडी गर्म कर लो कितनी करनी कोई दिक्कत नहीं है, सर गर्म नहीं होना चाहिए। तभी तो एक साइड इफेक्ट और आया, लोग स्टीम वॉथ लेते हैं, स्टीम वॉथ पूरा चैम्बर में बंद हो जाते हैं और मर तक जाते हैं। स्टीम बहुत खतरनाक होती है पर बहुत बेनिफिशियर है अगर आप साइंटिफिकली लेते हो, ठीक है। साइंटिफिकली जो लोग स्टीम वॉथ देते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के लोअर पार्ट को तो चैम्बर में बंद कर देते हैं, सिर्फ नेक वाला पार्ट कहां होता है, अपर ऊपर, और उस नेक वाले पार्ट पर ठंडा पानी गिरता रहता है यहां पर हेड के ऊपर, और बॉडी का नीचे वाला पार्ट हॉट हो जाता है। ये है एक्चुअल में साइंटिफिक पूरा पैटर्न जो बॉडी के सारे रोम छिद्र को ओपन कर देता है और आपको बेहतरीन हेल्थ देता है, ठीक है। स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉडी एकदम हल्की हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। ये सही मायने में स्टीम वॉथ का पैटर्न है। साइंटिफिकली अपनी नेचुरल पद्धति के अंदर अंग्रेज क्या ले आए, भाई अंग्रेज लेके आए स्टीम वॉथ, वो भी देते हैं, ठीक है। ये अपना इंडियन कल्चर है, वो क्या करते हैं पूरा चैम्बर ही बना दिया स्टीम वॉथ का, भाई बैठ जाओ अंदर जाकर के, सर भी गया काम से, तो डेंजरस, बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसलिए हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेटर काम करेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगा, क्योंकि इससे माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी को रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। और जब फीवर आता है तो आपको खाना कड़वा कड़वा लगता है, खाने का मन नहीं करता, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके बॉडी के एंजाइम पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, खाना कड़वा कड़वा सा लगने लग जाएगा आपको। जब आपको देखा फीवर उतरता है तो आपका टेस्ट फिर से आ जाता है, ठीक है, आपका डाइजेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तभी तो फीवर के टाइम पर पेशेंट को खिचड़ी खिलाई जाती है, क्योंकि वो एक तरीके से डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि उस समय एंजाइम रिलीज नहीं होते फीवर की वजह से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जब भी फीवर किसी को आता है उसमें कुछ नहीं देता, ठीक है। पहले मैं क्या देता हूं, एंटीपायरेटिक लाइक पैरासीटामोल देना चालू करता हूं, जैसे फीवर डाउन खिला दो उसको, पेशेंट को, मतलब पेशेंट का मतलब है जो भी अपने है उसको खिलाओ, डट के खिलाओ, नहीं शायद खाओ भाई, ठीक है। अगला फीवर आए उससे पहले अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर लो, जब आपने ढंग से खा लिया, ठीक है, उस समय आप एकदम बढ़िया हो गए। और जब फीवर आता है तो गर्म पानी पिलाओ, ठीक है, गुनगुना पानी पिलाओ उसको, फीवर ऐसा भागेगा। मतलब वाटर तो खतरनाक ट्रीटमेंट है, कोई भी डिसऑर्डर हो वाटर अच्छे से अच्छे डिसऑर्डर को खत्म कर देता है, अच्छे से अच्छे, मतलब मैं क्या बताऊं, वाटर की तो देखा होगा कोरोना के टाइम पर भी, ठीक है। गर्म पानी ही क्यों बोला गया यार, ये तो सुपर ट्रीटमेंट है, ठीक है। अगर आप बॉडी को गुनगुना पानी कंटिन्यू देते रहो तो सारे टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं,
पैथोजन की ग्रोथ सप्रेस हो जाती है, हर तरीके का डिसऑर्डर एकदम सप्रेस हो जाता है, सुपर ट्रीटमेंट है वो तो, ठीक है। सीधी सी बात है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, इसके इंक्रीज होने से डिक्रीज, ठीक है, माइक्रोवियल ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ पैथोजन। चलो ये तो मैकेनिज्म चल रही है, पर कभी कभी टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपको क्या देने पड़ते हैं, देखिए ना, सुना होगा एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक ड्रग लाइक पैरासीटामोल, यानी पायरोजन के इफेक्ट को कम करने वाली, ठीक है। तो मार्केट में जो आ रही है आजकल वो क्या आ रही है, एंटीपायरेटिक ड्रग, ठीक है। जैसे एग्जांपल पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल क्या काम करता है, ये पैरासीटामोल क्या करते हैं, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो पैरासीटामोल का काम क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कम करना। एंटीपायरेटिक ड्रग क्या काम करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को कम करने का काम करते हैं। तभी तो आप देखा होगा कोरोना के टाइम पर डोलो, पैरासीटामोल, कॉम्बीफ्लैम, समझ रहे हो ना, इन सब में पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल का मतलब है बॉडी टेम्परेचर को कम करने वाला। जो पायरोजन है, इन पायरोजन का एंटी, यानी पायरोजन जो कि कंटिन्यू हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर रहे थे, तो एंटीपायरेटिक ड्रग इन्हीं के अगेंस्ट तो कवर करते हैं। यानी एंटीपायरेटिक ड्रग की अगर मैं बात करूं तो ये एंटीपायरेटिक ड्रग क्या काम करते हैं, ये हाइपोथैलेमस पर वर्क करते हैं, यानी पायरोजन के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, ठीक है। यानी जहां पायरोजन बाइंड होंगे वहां खुद बाइंड होकर के बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे, आप समझ रहे हो। तो एंटीपायरेटिक ड्रग पैरासीटामोल हम क्यों लेते हैं कोरोना के टाइम पर या कोई भी बीमारी के टाइम पर, ठीक है, क्योंकि समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन पायरोजन के इफेक्ट को खत्म करना। आप समझ में आ गया होगा बुखार क्यों आता है, फीवर क्यों आता है, खाना क्यों कड़वा कड़वा लगता है। समझ में, अब सारी बात समझ में आई है नहीं आई? हाँ बेटा, देखो ब्रांड बहुत सारे हैं, ठीक है। कॉलपोल ले लो, कॉलपोल में भी क्या होता है, पैरासीटामोल ही तो होता है, ठीक है। ये सब है, ठीक है, सबका समझ रहे हो ना। आईब्यू जैसिक प्लस ले लो, उसमें देखो आईब्यू प्लस में भी पैरासीटामोल होगा। बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिनमें अंदर क्या होगा, पैरासीटामोल। बहुत सारी आती हैं, डोलो के नाम से देखो बहुत चली थी, उसमें पढ़ोगे अंदर पैरासीटामोल होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। एंटीपायरेटिक, चलो ठीक है, बिल्कुल 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 क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ डोलो बेटा डोलो, आइबुप्रोफिन उसमें भी पैरासीटामोल होता है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? चलो ओके 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 ओके, डॉक्टर बना दो, टेंशन मत करो, सिलेक्शन से पहले आपको बेसिक नॉलेज तो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सब सिलेबस में। इट्स चैप्टर ही इतना प्यारा है, मैं क्या करूं, ठीक है, चैप्टर ही इतना बेहतरीन है, ठीक है। इस बेहतरीन चैप्टर को अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए और बेहतरीन बच्चे पढ़ने वाले हों तो सब कुछ बेहतरीन ही बेहतरीन होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बच्चे भी बेहतरीन, ठीक है, हम पढ़ा भी ठीक कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से रहें, और चैप्टर भी बेहतरीन है, ठीक है। तो सब कुछ बेहतरीन ही होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डोपामाइन अब बताएंगे, डोपामाइन ड्रग में बताएंगे, टेंशन मत कर बेटा। दिव्या सिंह डोपामाइन पूछ रही है, डोपामाइन हम बताएंगे बेटा, दिव्या बताएंगे आपको, ठीक है ठीक है। ओके ओके, क्रिस्टल क्लियर, ओके ओके। पैथोजेंस का क्या होगा, और क्या होगा, तड़प तड़प के मरेंगे भाई, ठीक है। फीवर बढ़ेगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम जब ढूले पड़ जाएंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम भी फाइट करेगा। तभी तो कहता हूं मैं कि फीवर कम हो खिला दो पेशेंट को डट के, और जब फीवर बढ़े पानी पिला दो, तो पैथोजन को घेर घेर के मारा जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो पैथोजन को मारने का यही तरीका है, ठीक है। वाटर इज अ नेचुरल ट्रीटमेंट, सुपर ट्रीटमेंट, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया, फीवर तक तो एकदम क्लियर है। अब एक और बचा आपका, कौन सा बचा, हाँ फीवर हो गया, देखो सेलुलर बैरियर हो गए हमारे, इन्फ्लामेटरी बैरियर हो गए, फीवर हो गया, साइटोकाइन बैरियर। ये बहुत बेहतर तरीके से कराऊंगा, साइटोकाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइटोकाइन से नीट में क्वेश्चन आ रहा है, समझ लो, ठीक है। साइटोकाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना के टाइम पर भी साइटोकाइंस दिए गए हैं, इंटरफेरॉन, ठीक है, और वायरस इंफेक्शन में ही दिए जाते हैं। तो इनका पूरा मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा, आज तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिखा देता हूं कितना हमने आज करा दिया एनसीईआरटी। इम्यूनिटी हमने बता दी पूरी, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी की डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी आपको, 2 टाइप की होती है, इननेट और एक्वायर्ड, मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। यहां तक क्लियर है, मैं एनसीईआरटी साथ साथ बताता जा रहा हूं आपको कितना कर दिया मैंने।
भाई इननेट मैंने स्टार्ट कर दिया आज। इननेट का मतलब है कैसी होती है बेटा, इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिफेंस, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मैंने ऐड किए हैं, मैंने कई चीजें मैंने खुद ऐड की हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टोटल मैं क्वेश्चन के बेस पर पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। या कोई भी इंसान किस लेवल के क्वेश्चन बना सकता है, सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा तो नहीं सोच पाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि उस फील्ड के हम भी मास्टर हैं, उस फील्ड का वो भी मास्टर है, ठीक है। तो मैं इतना लेके चल रहा हूं तो ऑलरेडी, ठीक है। तो इसलिए जो ट्रिक से लिखा रहा हूं वो चलने दो, ठीक। डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो बर्थ के टाइम पर आपको मिलती है वो इननेट इम्यूनिटी है, ठीक है। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ बैरियर में। देखो ये मैंने कराई दी आपको, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, लाइन ऑफ डिफेंस में यूज नहीं किया। फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस की मेम्ब्रेन, क्लियर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में एसिड इन स्टमक, सलाइवा और टीयर्स, ये मैंने करा दिए। सेलुलर बैरियर मैंने स्टार्ट कर दिए। सेलुलर बैरियर की बात करते हैं तो मैंने आपको WBC बता दिए, आपको मैंने बहुत बेहतर तरीके से बताया, यहाँ बहुत शॉर्टली दे दिए इन्होंने। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट मैंने बताई दी आपको, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, PMNL न्यूट्रोफिल्स क्लियर ही कर दिए। साइटोकाइन बैरियर में अगली क्लास में कराने वाला हूं, ठीक है। तो आज इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास से मैं, ठीक है, PYQ भी रखूंगा, क्योंकि अभी इतने से PYQ नहीं बन रहे थे ज्यादा, एक दो, ठीक है। तो PYQ कंसेप्चुअल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से आएंगे। तो यहां तक, अच्छा डायमंड क्लियर, बिल्कुल बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। डायमंड क्लियर ही चाहिए मुझे, डोलो 650, यस बिल्कुल बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ यहां तक डायमंड क्लियर, अब क्रिस्टल छोड़ो, अब डायमंड की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल डायमंड क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, कैफीन, कॉफी में बहुत, मतलब ड्रग वाले चैप्टर को तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, पक्की बात है, ठीक है। तो यहां आज स्टॉप करते हैं, कल हमारी क्लास सेम टाइम पर होगी, टाइम जो भी होगा, ठीक है। आज, ठीक है, आज तो मैं पंकज सर की जगह क्लास मिल गई, ठीक है। अब वेडनेसडे को मेरी क्लास होती है ना, मेरी जगह उनको मिल जाएगी, ठीक है, इंटरेक्शन जो कि उनको दिक्कत थी इसलिए, ठीक है। तो ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।